Ma'am, you can start. Okay. Very good evening. So today we will start with tracheostomy. ठीक है, आज हम लोग ट्रैकियोस्टोमी पढ़ेंगे. यहाँ पे पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है ट्रैकियोस्टोमी क्या है और कहाँ पे, शायद सबको ये पिक्चर देख के पता भी चल गया होगा ट्रैकियोस्टोमी हम लोग कहाँ पे करते हैं. ओके, वेयर द ट्रैकियोस्टोमी एक्चुअली इट इज डन, एंड ये बहुत कॉमन है. तो लेट अस सी व्हाट इज ट्रैकियोस्टोमी. सो ट्रैकियोस्टोमी मेनली ये एक आर्टिफिशियल इंसिशन. ओके, दिस इज आर्टिफिशियल इंसर्शन मेड इन ट्रैकिया. जैसे ट्रैकियोस्टोमी है, सो ये मेड इन ट्रैकिया है. ठीक है, सो ये ट्रैकिया में एक आर्टिफिशियल इंसिशन करते हैं थ्रू व्हिच a tube is inserted to establish and maintain a patent airway. Patent का मतलब है open. Okay, so tracheostomy it is a artificial incision. वो कहाँ पे करते हैं? ट्रैकिया में करते हैं. ओके, और जिसमें एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है. क्यों ट्यूब इंसर्ट किया जाता है? टू एस्टेब्लिश एंड टू मेंटेन ए पेटेंट एयरवे और ओपन एयरवे. ठीक है, ओपन एयरवे एस्टेब्लिश करने के लिए और मेंटेन करने के लिए जो आर्टिफिशियल इंसिशन हम लोग ट्रैकिया में एस्टेब्लिश करते हैं, इसको ट्रैकियोस्टोमी बोला जाता है. ओके, अभी let us see what is the indication of tracheostomy. So tracheostomy mainly it is done because of upper airway obstruction. ठीक है, so upper airway obstruction कब होता है? अगर कोई फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, बाहर से कुछ भी फॉरेन बॉडी अगर अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन किया है, अपर एयरवे में अगर कोई भी ट्यूमर है या कोई भी स्टेनोसिस. ओके, तो ऑब्स्ट्रक्शन होने से क्या होगा? एयरवे है ना, वो ओपन नहीं रहेगा. ठीक है, सो टू मेंटेन द ओपन एयरवे और पेटेंट एयरवे ट्रैकियोस्टोमी करना पड़ता है. देन सेकेंड है रेस्पिरेटरी फेलियर. थर्ड सीवियर हेड नेक और चेस्ट इंजरी अगर पेशेंट को है. देन अगर कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ द डायफ्राम. ठीक है, डायफ्राम का कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर है और इन द इंटरकोस्टल मसल्स. देन सीवियर एक्सटेंसिव बर्न इन द फेस. ओके, अगर बहुत बर्न हुआ, एक्सटेंसिव बर्न हुआ है फेस में, ठीक है, एंड हियर इवन द नोज एंड माउथ इज आल्सो इन्वॉल्व, इन दैट केस टू मेंटेन द एयरवे ट्रैकियोस्टोमी किया जाता है. अगर पेशेंट जो ईटी ट्यूब है, एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है, ईटी ट्यूब अगर इनटॉलरेट कर रहा है, ठीक है, पेशेंट अगर ईटी ट्यूब नहीं रख रहे हैं, समटाइम्स पेशेंट खुद ही निकाल दे रहा है और इनटॉलरेबल पेशेंट है ईटी ट्यूब में से, उस केस में ट्रैकियोस्टोमी करना पड़ता है. देन अगर कैनाइन बाइटिंग, अगर दांत से ईटी ट्यूब को बाइट कर रहा है, ठीक है, अगर बाइट कर रहा है तो भी ट्रैकियोस्टोमी किया जाता है. देन एनी कंडीशन, ओके, इन एनी कंडीशन जहां पे ईटी ट्यूब और एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है वो इंसर्ट नहीं किया जाता है, एज ए एग्जांपल सीवियर नेक और माउथ इंजरी अगर पेशेंट को है तो ईटी ट्यूब है ना इंसर्ट नहीं किया जाता है, उस केस में ट्रैकियोस्टोमी करना पड़ता है. अगर कोई भी ट्यूमर है, ठीक है, ऑलरेडी आई टोल्ड. देन अगर वोकल कॉर्ड पैरालिसिस है, ठीक है, देन अगर पेशेंट को बहुत लंबा टाइम तक रेस्पिरेटरी और वेंटिलेटरी सपोर्ट का जरूरत है, उस केस में पेशेंट को ट्रैकियोस्टोमी किया जाता है. और इंजरी ऑफ द लैरिंग्स और पेशेंट हैज अंडरगॉन लैरिंजेक्टोमी, तब भी ट्रैकियोस्टोमी. सो दीज आर सम ऑफ द इंडिकेशन ऑफ दैट. नाउ let us see what are the types of tracheostomy. Okay, first है emergency tracheostomy. Okay, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन में एयरवे, मेनली इमरजेंसी कंडीशन वही होते हैं अगर पेट एयरवे मेंटेन का एस्टेब्लिश और मेंटेन एयरवे करना है, इन दैट केस. देन इलेक्टिव और सेकंड वन इज इलेक्टिव और ट्रंक्विल. तो वहां पे क्या है, एक हो सकते हैं थेराप्यूटिक एंड एक हो सकते हैं प्रोफाइलेक्टिक. थेराप्यूटिक क्या है? जो थेरापी मतलब जो ट्रीटमेंट पर्पस होता है, टू रिलीव द रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन. ओके, एंड सेकंड वन इज प्रोफाइलेक्टिक. So these two comes under elective or tranquil
ट्रेकियोस्टोमी। सो प्रोफाइलैक्टिक का मतलब है टू गार्ड अगेंस्ट एंटिसिपेटेड रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन और एस्पिरेशन। अगर पेशेंट एंड लाइक रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होने का चांसेस है या पेशेंट को एस्पिरेशन हो सकता है, इन दैट केस एज ए प्रोफाइलैक्टिक मेजर, ओके, देन पेशेंट हैज टू अंडरगो ट्रेकियोस्टोमी। देन थर्ड वन इज परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी। ओके, परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी मेनली किया जाता है इफ द पेशेंट इज हैविंग एनी काइंड ऑफ थ्रोट और ओरल कैविटी का कैंसर है। ओके, सो परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी किया जाता है। Then अगर in case of percutaneous dilatation, and the last one is mini tracheostomy. Okay, mini tracheostomy को क्रिकोथायरोटोमी भी बोलते हैं, प्लीज रिमेम्बर दैट। ओके, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है what is the other form of mini tracheostomy? That is nothing but a cricothyrotomy. Okay, सो पार्क्यूटेनस ट्रेकियोस्टोमी जो है और पार्क्यूटेनस डायलेटेशन जो है, ये मेनली डायलेटेशन ऑफ द ट्रेकिया बिटवीन द रिंग्स। जो ट्रेकियल रिंग है ना, सो इन बिटवीन द ट्रेकियल रिंग द डायलेटेशन ड्यूज टू लाइक डायलेटेशन किया जाता है। ओके, सो पार्क्यूटेनस ट्रेकियोस्टोमी इट इन्वॉल्व्स द स्लैंडिंग टेक्निक and mainly the dilatation of the trachea in between the rings, okay, in between the tracheal rings. So these are the 5 different types of tracheostomy: emergency, then elective or tranquil, then permanent tracheostomy, percutaneous dilatation, and the mini tracheostomy. Now coming to the types of ET tube, okay, endotracheal intubation. अगर ट्रेकियोस्टोमी में क्या कौन सा टाइप का ET ट्यूब यूज होता है, मेनली टाइप ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। सो उसमें डबल ल्यूमेन और सिंगल ल्यूमेन स्ट्रक्चर यूज होता है। और डबल ल्यूमेन और सिंगल ल्यूमेन जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या रहता है, एक आउटर कैनुला रहता है, एक इनर कैनुला रहता है, और एक obturator or pilot रहते हैं। So these three things will be there in the double lumen and the single lumen structure. So in case of cuff and non-cuff tracheostomy, पिक्चर में बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है cuff tracheostomy and non-cuffed tracheostomy. Okay, and the last one is fenestrated and non-fenestrated tracheostomy. This is also known as the talking tracheostomy tube. ये जो cuffed and non-cuffed tracheostomy है ना, तो cuffed tracheostomy mainly it is developed for the patient, जो पिक्चर में जो it is there, it is mainly developed for the patient जिनको है ना पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर और द एयरवे प्रोटेक्शन, ये दो चीज चाहिए ना, उनके लिए कफ ट्रेकियोस्टोमी बना गया है। और जो अनकफ ट्रेकियोस्टोमी है ना, ये अनकफ ट्रेकियोस्टोमी मेनली इट इज यूज्ड जब पेशेंट को है ना प्रोलॉन्ग बहुत लंबा टाइम तक है ना पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का जरूरत होता है। ओके, एंड जिनका है ना एस्पिरेशन सिग्निफिकेंट कोई एस्पिरेशन रिस्क नहीं है, ठीक है, सो उनके लिए नॉन कफ ट्रेकियोस्टोमी मेंटेन डेवलप होता है या मेंटेन किया जाता है। सो कफ ट्रेकियोस्टोमी इट इज मेनली डेवलप फॉर द पेशेंट जिनको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर और द एयरवे प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। एंड अनकफ्ड जो है, सो अनकफ्ड और नॉन कफ्ड ट्रेकियोस्टोमी इट इज यूज्ड पेशेंट को अगर प्रोलॉन्ग बहुत लंबा टाइम तक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन चाहिए और जिनका है ना कोई भी सिग्निफिकेंट एस्पिरेशन रिस्क नहीं है, उनके लिए नॉन कफ्ड ट्रेकियोस्टोमी मेंटेन होता है। ओके, यहाँ पे आप देखो कफ एंड नॉन कफ, यहाँ पे कफ है, यहाँ पे कफ नहीं है, अनकफ्ड है। ओके, नाउ ट्रेकियोस्टोमी का जो प्रोसीजर है, कैसे ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर में पेशेंट को कौन सा पोजीशन देना है, प्लीज रिमेंबर दैट पेशेंट को है ना सुपाइन पोजीशन देना है जिसमें हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक। यहाँ पे आप देखो पेशेंट का जो नेक है, इन द फर्स्ट पिक्चर यू प्लीज सी पेशेंट का जो नेक है वो हाइपर एक्सटेंशन पोजीशन में है। सो पोजीशन विल बी गिवन सुपाइन विथ हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट कहाँ पे होते, कहाँ पे करते ट्रेकियोस्टोमी, मेनली इट इज डन इन द सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग। ओके, सेकेंड एंड थर्ड जो ट्रेकियल रिंग है ना उसमें इंसेशन देते हैं। सो इंसेशन कहाँ पे देते हैं ड्यूरिंग द ट्रेकियोस्टोमी, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग। देन ट्रेकियोस्टोमी करने के बाद आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट को
Fowler's position देना है. So please remember that during procedure patient will be given the supine position with hyperextension of the neck. Tracheostomy second and third ring, tracheal ring है ना, उसमें incision किया जाता है. And tracheostomy के बाद, okay, after tracheostomy patient has to be given the Fowler's position. Okay, उसके बाद आता है ट्रेकियल सक्शनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक बार अगर पेशेंट का ट्रेकियोस्टोमी हो गया, ट्रेकियोस्टोमी होने के बाद है ना, सक्शनिंग तो पेशेंट को फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है, नहीं तो एस्पिरेशन भी हो जाते हैं. ठीक है, सो इन दैट केस सक्शनिंग का क्यों जरूरत है? सो सक्शनिंग जब हम लोग करते हैं ना, सक्शनिंग इट शुड नॉट बी कंटिन्यूड मोर देन 5 to 10 सेकेंड. सो 5 से 10 सेकेंड से ज्यादा आप सक्शनिंग नहीं करोगे पेशेंट को. ठीक है, ठीक है. प्रोलॉन्ग सक्शनिंग अगर किया है आप, तो क्या होगा, पेशेंट हाइपोक्सिया हो सकता है और पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया, नहीं तो कार्डियक अरेस्ट होने का चांसेस है. बिकॉज आप जब सक्शनिंग करोगे ना, ऑक्सीजन सप्लाई है ना, वो आप लोग रिमूव करना पड़ेगा. तो ट्रेकियोस्टोमी किसके लिए करते हैं? जिनका पेटेंट एयरवे पेटेंट रखना है, एयरवे मेंटेन रखना है. आप अगर बहुत लंबा टाइम तक पेशेंट का ऑक्सीजन आप डिस्कनेक्ट कर दे, ऑब्वियसली पेशेंट विल गो टू हाइपोक्सिया, पेशेंट विल गेट हाइपोक्सिया एंड उसको ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा. सो प्रोलॉन्ग सक्शनिंग ये शुड नॉट बी डन मोर देन 5 to 10 सेकेंड. Prolonged suctioning will cause hypoxia and bradycardia. Okay, and hyperoxygenation, patient को आप जब suctioning करोगे उससे पहले, since you will be removing the connection आप disconnect करोगे ऑक्सीजन का, उससे पहले आप पेशेंट को hyperoxygenation with 100% ऑक्सीजन before suctioning. So suctioning करने से पहले पेशेंट को आप hyperoxygenate करना है with 100% ऑक्सीजन. Okay, so that is about the suctioning. उसके बाद आता है सक्शन प्रेशर. ठीक है, आप जब सक्शनिंग करोगे, सक्शन प्रेशर कितना दोगे आप. ठीक है, सो अलग अलग एज के साथ साथ है ना, सक्शन प्रेशर भी अलग होता है. तो जो बच्चे हैं, जो इन्फेंट है ना, इन्फेंट के लिए हम लोग 60 to 80 mm of Hg pressure while doing the suctioning we used to put. Then for the child, okay, for the child it is 80 to 120 mm of age, 80 to 100 mm of Hg. And for the adult, okay, and for the adult it is 100 to 120 mm of Hg. So suction pressure प्लीज आप याद रखना, बाय हार्ट करना. बच्चे के लिए 60 to 80 mm of Hg सक्शन प्रेशर देते हैं हम लोग, बच्चे के लिए 80 to 100 mm of Hg, एंड जो एडल्ट है उनके लिए 100 to 120 mm of Hg सक्शन प्रेशर हम लोग देते हैं. ओके, नाउ सक्शन कैथेटर, हम लोग जो सक्शन करने के टाइम में जो सक्शन कैथेटर यूज करते हैं, तो सक्शन कैथेटर का साइज क्या है. ठीक है, यहाँ पे देखो 3 अलग अलग कलर का जो उसका जो कलर कोडिंग है. हियर यू सी वन रेड कलर, वन दैट इज green or blue color, it's like this is blue color, and one it is white color. Okay, so इसमें जो साइज जो है इन्फेंट के लिए 5 to 8 फ्रेंच. ओके, 5 to 8 फ्रेंच है इन्फेंट का साइज. फॉर द चाइल्ड इट इज 8 to 10 फ्रेंच, एंड फॉर एडल्ट इट इज 12 to 18 फ्रेंच. ओके, जो 12 to 18 फ्रेंच है ना, दैट इज रेड कलर. ओके, एंड व्हाइट फ्रेंच that is for the child, and the blue French that is for the infant, 5 to 8 French. So apply suctioning intermittently while rotating and withdrawing the catheter. आप जब suctioning करोगे, suction catheter जो है उसको intermittently आपको rotate करना है. Okay, and you have to withdraw the catheter. rotate करना है, withdraw करना है, rotate करना है. So intermittently आप while rotating and withdrawing the catheter you have to do the suctioning. Next, coming to the time, आप कितना टाइम तक आप सक्शनिंग करोगे. ओके, और कब आपको सक्शनिंग करना है.
ठीक है, फर्स्ट 24 आवर्स। ओके, ट्रेकियोस्टोमी करने के बाद पहला जो 24 आवर्स है उसमें आफ्टर एवरी 30 मिनट्स पेशेंट को आप सक्शनिंग करना है। तो फर्स्ट 24 आवर्स में एवरी 15 मिनट्स पेशेंट हैज टू बी लाइक नो यू हैव टू डू द सक्शनिंग, एंड उसके बाद 24 आवर्स के बाद एवरी आवर आपको सक्शनिंग करना है। तो फर्स्ट 24 आवर्स हर आधे घंटा में, उसके बाद हर 1 घंटा में सक्शनिंग करना है। ओके, अभी डी कैनुलेशन क्या है? तो डी कैनुलेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ओके, सो ट्रेकियोस्टोमी रिमूव करने का जो प्रोसेस है ना उसको बोलते डी कैनुलेशन। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को बोलते डी कैनुलेशन। नाउ जो इनर कैनुला है ट्रेकियोस्टोमी का, उसको कैसे क्लीन किया जाता है, कब क्लीन किया जाता है? सो द इनर कैनुला ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, it should be clean after every 2 to 4 hours. So हर 2 से 4 घंटा में इनर कैनुला ट्रेकियोस्टोमी का उसको क्लीन करना है। कैसे क्लीन करना है? विथ H2O, ठीक है, देन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड 0.9% नॉर्मल सलाइन। ठीक है, सो ये 3 से इनर कैनुला ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब हर 2 से 4 घंटा में क्लीन करना है। ओके, सो नाउ जो स्टोमा, ठीक है, जहां पे इंसिशन किया है, सो दैट स्टोमा इट शुड बी क्लीन्ड बिकॉज वहां पे इंसिशन है, कट है वहां पे, सो दैट एरिया हैज टू बी क्लीन्ड एंड अप्लाई द एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। ठीक है, सो वहां पे क्लीन करना है, स्टोमा क्लीन करना है एंड एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट अप्लाई करना है, एंड ऑल्सो टू मेंटेन द मॉइस्चर द वैसेलिन should be used. ठीक है, now let us see what are the different complications of tracheostomy. बहुत अच्छा से याद रखना है because short the term it many times it used to come in the exam. So what are the complications of tracheostomy? First one is tracheomalacia. ठीक है, so tracheomalacia का मतलब है tracheal dilatation and erosion. Okay, so tracheal dilatation and erosion को बोलते हैं tracheomalacia. Then tracheal stenosis, that means the narrowing of the trachea. Tracheal stenosis that means narrowing. So tracheal stenosis means narrowing of the trachea. Then tracheoesophageal fistula, मतलब है abnormal opening between the trachea and esophagus. So abnormal opening between the trachea and esophagus. सो ट्रैकिया एंड एसोफेगस ये दोनों है ना, दो अलग अलग रूट है, अलग अलग वे है। तो one falls under the respiratory system, one falls under the digestive system. सो दोनों अलग अलग है। जहाँ अगर abnormal opening हुआ है इसको बोलते हैं ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला। उसके बाद है ट्रैकियो इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला। ओके, सो ट्रैकियो इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला का मतलब है abnormal opening between trachea and the innominate artery. Okay, so abnormal opening between the trachea and innominate artery इसको बोलते हैं ट्रेकियो इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला। और क्या हो सकते हैं? बहुत कॉमन है, ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन अगर टाइम में सक्शनिंग नहीं किया है, क्लीन नहीं किया है, ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन होने का चांसेस बहुत पेशेंट को होता है ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। इट शोज द इम्प्रॉपर सक्शनिंग। ठीक है, तो ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है एंड ट्यूब डिसलॉजमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है ट्यूब का। ओके, सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ tracheostomy. I hope so all are clear with that. Now we will see endotracheal tube intubation. ठीक है, अभी हम लोग tracheostomy देखा है, now we will see endotracheal tube जो है, endotracheal tube का intubation. Endotracheal tube like no, this is for like no for short period. जो tracheostomy है ना, this is mainly for long period of time. एंड वो पेशेंट को किया जाता है जिनका ईटी ट्यूब का इंटॉलरेंस है। ओके, उनको किया जाता है ट्रेकियोस्टोमी। नाउ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन का मतलब क्या है? सो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन मींस दैट इंसर्शन ऑफ
endotracheal tube through the mouth or nose into trachea, okay, to establish and maintain the patent airway for a short period for 10 to 15, mainly for 10 to 14 days, okay. तो बोथ, अगर आप ट्रेकियोस्टोमी भी बोलो एंडोट्रेकियल ट्यूब भी बोलो, दोनों जगह में है ना हम लोग ट्रेकिया में ही, वो इवन इन द ट्रेकियोस्टोमी ऑल्सो उसमें क्या होता है आर्टिफिशियल इंसिशन होता है इन द ट्रेकिया, बट एंडोट्रेकियल ट्यूब में ए ट्यूब एंडोट्रेकियल ट्यूब इट इज इंसर्टेड थ्रू द माउथ और थ्रू द नोज, यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल इंसिशन नहीं करते, जस्ट आइदर मुंह से या नाक से अप टू द ट्रेकिया हम लोग एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करते हैं, इतना ही है। एंड एंडोट्रेकियल ट्यूब इट इज फॉर ए शॉर्ट पीरियड फॉर 10 to 14 days. Now coming to the purpose. So purpose है to maintain the patent airway, सबसे पहला जो हम लोग डेफिनेशन में भी देखा है, to maintain the patent airway. उसके बाद सेकंड क्या है, to administer the oxygen. सो एयरवे हम लोगों को मेंटेन करना है, उसके लिए मेंटेन एयरवे कब मेंटेन होता है जब ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर हो, सो टू एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन। थर्ड वन इज एयरवे सक्शनिंग, अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, एस्पिरेशन है, एयरवे ब्लॉकेज है, सक्शन करना है, तो भी हम लोग एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करते हैं, एयरवे सक्शन। देन टू गिव द एनेस्थीसिया, मेनली ओटी में, ठीक है, एनेस्थीसिया देने के टाइम में तो द एटी ट्यूब देते हैं। देन टू एडमिनिस्टर द ड्रग्स, क्योंकि ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए भी एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेट करते हैं, याद रखना, फॉर ब्रोंकोडायलेटर, फॉर एपिनेफ्रिन एंड फॉर एट्रोपिन। सो ये 3 ड्रग देने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए भी एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेट करते हैं, ओके। अभी लेट अस सी द प्रोसीजर, ओके। तो सबसे पहला है द पोजीशन। सो पोजीशन में क्या है, हेडली टिल्ट एंड चिन लिफ्ट पोजीशन। ये हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट पोजीशन इवन हम लोग सीपीआर में भी देखा था, ठीक है। इन द एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन आल्सो हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट पोजीशन। उसके बाद ऑरल या नेसोट्रैकियल, जैसे भी आइदर ऑरल, अगर ये ऑरल थ्रू द ऑरल कैविटी हम लोग इंसर्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं ऑरल ट्रैकियल और ऑरोट्रैकियल, एंड इफ इट इज थ्रू द माउथ हम लोग, थ्रू द नोज हम लोग इंसर्ट करते हैं तो इसको नेसोट्रैकियल बोलते हैं। बट जो मोस्ट कॉमन है ना वो है ऑरल ट्रैकियल और ऑरोट्रैकियल थ्रू द ऑरल कैविटी, दैट इज द मोस्ट कॉमन वन। बट ये दोनों मेथड से ही ये इंसर्ट किया जाता है, आइदर इट कैन बी थ्रू द ऑरल कैविटी और आइदर इट कैन बी थ्रू द नोज। इसमें है ना इंसर्ट करने के बाद 5 to 10 ml एयर हम लोगों को इन्फ्यूज करना है, ताकि उसका जो लेट इट लाइक नो टू मेक इट और टू कीप इट इन द प्रॉपर पोजीशन, ठीक है। उसके बाद जो कफ का जो प्रेशर है ना 20 to 25 mm ऑफ एचजी में हम लोग इन्फ्लेट करना है, तो द कफ प्रेशर इट विल बी 20 to 25 mm ऑफ एचजी। देन monitor the pressure every 8 hourly by handheld aneroid manometer। तो आप याद रखना जो एंडोट्रेकियल ट्यूब का जो कफ प्रेशर है वो एवरी 8 आवरली मॉनिटर करना है। प्लीज रिमेंबर एवरी 8 आवरली शुड बी मॉनिटर्ड, एंड किससे मॉनिटर करते हैं, हैंड हेल्ड एनेरॉयड मैनोमीटर, याद रखना, हैंड हेल्ड एनेरॉयड मैनोमीटर से cuff pressure of the endotracheal tube it is measured every 8 hourly, please remember that। उसके बाद the size, so size क्या है endotracheal tube का, okay। so for the newborn, जो newborn है उनके लिए 2.5 to 4 mm साइज यूज होता है। जो बच्चे है इन्फेंट है अप टू 1 year, इन्फेंट के लिए 4 to 4.5 mm यूज होते हैं, 4 to 4.5 mm यूज होता है। अगर चाइल्ड है दैट मीन्स लेस देन 10 ईयर, 10 साल से कम अगर एज का बच्चा है उसके लिए 5 to 7 mm,
Okay, that is 5 to that is, there is a little typing mistake. It is 5.7 नहीं है, 5 to 7 mm टाइपिंग एरर है. सो लेस देन 10 ईयर का जो बच्चे हैं उनके लिए 5 to 7 mm होता है द ईटी ट्यूब का साइज. देन जो 10 साल से जो बड़ा बच्चा है उसके लिए 7 to 8 mm होता है साइज ईटी ट्यूब का. जो एडल्ट है, ओके, एडल्ट के लिए 8 to 9.5 mm. ओके, एडल्ट के लिए 8 to 9.5 mm साइज का ईटी ट्यूब यूज होता है. अभी मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल के लिए देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस. सो मेल के लिए, एडल्ट के लिए आइडियली दैट इज 8 to 9.5 mm, बट फॉर मेल इट इज 7 to 9 mm. On an average it is 8 mm. Okay, that is for male, 7 to 9 mm, on an average 8 mm. And for the woman it is 6.5 to 8.5 mm. Okay, 6.5 to 8.5 mm. And उसका जो average है ना, that is 7 mm. Okay, so this is about the size of the ET tube. For newborn it is 2.5 to 4 mm. For infant 4 to 4.5 mm. For child जो 10 साल से कम है उसके लिए 5 to 7 mm, 5 से 7 mm. Child more than 10 year of age, that is 7 to 8 mm. For adult it is 8 to 9.5 mm, but for male this is average 8 mm. For the female it is average 7 mm. अभी जो लेंथ है ना फॉर ऑरल एंड फॉर नेसल, अगर ऑरल के लिए कितना उसका सेंटीमीटर, कितना लंबा सेंटीमीटर हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द उसका लेंथ. ओके, फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ ईटी ट्यूब फॉर ऑरल के लिए है ना, अकॉर्डिंग टू द एज 12 प्लस एज डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, 12 प्लस एज डिवाइडेड बाय 2. अगर एज ए एग्जाम्पल दैट इज फॉर 2 साल का बच्चा है, ठीक है, 2 साल का बच्चा है तो 12 प्लस 2 divided by 2, 2 divided by 2 is 1, so 12 plus 1 that is 13, so 13 centimeter. And for nasal, okay, that's for oral at all, but for nasal it is 15 plus 2 divided by 2, so 15 plus 1 that is for 16, so 16 centimeter. So for oral it is 13 centimeter and for nasal it is 16 centimeter for a 2 साल का बच्चा के लिए जो ईटी ट्यूब का जो लेंथ है उसका फॉर्मूला. Okay, so the common formula is for oral that is in centimeter 12 plus age divided by 2, and for nasal in centimeter that is 15 plus age divided by 2. Now placement of ET tube. ET tube कहाँ पे हम लोग place करते हैं? Where is the placement? So 1 to 2 centimeter. Okay, 1 to 2 centimeter above the carina. Okay, this is 1 to 2 centimeter above the carina. And the conformation जो है, so सच में ये जो ईटी ट्यूब है ना, ये प्रॉपर प्लेस में है कि नहीं, दैट इज 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द कैरिना में है कि नहीं, कैसे हम लोग कंफर्म करेंगे? सो कंफर्म करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज चेक्ड बाय एक्सरे. ओके, it is in the x-ray, through the x-ray we can done, and by the bilateral lung sound, both the side the lung sound, and as well as if the chest rise is visible. चेस्ट राइज अगर हो रहा है, चेस्ट राइज हो रहा है मतलब उसका ब्रीदिंग पैटर्न है ना, वो पैटर्न थे नॉर्मल है, उसका ब्रीदिंग पैटर्न, ब्रीदिंग हो रहा है, उसका एयर ओपन है, तो अगर सांस ले रहे हैं तो ही उसका चेस्ट राइज होगा. सो बाइलेटरल लंग साउंड एज वेल एज इफ द चेस्ट राइज इज विजिबल. ओके, अगर ट्यूब जो है ना वो स्टमक में है, इफ द ट्यूब बाय मिस्टेकली वेंट टू द स्टमक, तो क्या होगा? the louder sound heard over the stomach than the lung sound. Okay, lung sound से ज्यादा आवाज स्टमक में अगर है उसमें सुनाई देगा.
So louder sound will be heard if the tube is in the stomach than the lung sound. Okay, and also in case of abdominal distension भी होगा. Now 1 to 2 centimeter above the carina जो मैंने बोला है, carina क्या है? So mainly the carina, it is the ridge of the cartilage. Okay, in the trachea. So trachea का जो ridge of the cartilage जो है, cartilage है, उसको बोलते हैं carina. So ये कहाँ पे रहते हैं? In between the division of two main bronchi. Okay, so in between the two main division of the bronchi, and it is the ridge of the cartilage which is known as carina. So placement of ET tube ये होता है 1 to 2 centimeter above the carina. हम लोग कैसे confirm करते हैं? Through the X-ray. It should be checked through the X-ray, and if the bilateral lung sound is audible and if the visible chest rise is there, chest rise visible दिखाई दे रहा है, पेशेंट का चेस्ट राइज हो रहा है. अगर ये स्टमक में है तो क्या होगा? लंग साउंड जितना सुनाई दे रहा है उससे ज्यादा हार्श साउंड हम लोग को सुनाई देगा, एंड समटाइम्स एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी होगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक. We have seen the endotracheal tube intubation. Now we'll see the nasogastric tube insertion. बहुत कॉमन है. कोई भी पेशेंट खाना नहीं खा सकते, ऑपरेशन हुआ है पेशेंट को, एक्सेसिव वॉमिटिंग है, पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकते, ठीक है, देन हम लोग क्या करते हैं? और पेशेंट को सक्शनिंग करने का जरूरत है, हम लोग नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते. तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का दूसरे नाम एनजी ट्यूब भी बोलते हैं और इसको राइल्स ट्यूब भी बोलते हैं. सो प्लीज रिमेंबर द अदर नेम ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इज एनजी ट्यूब और राइल्स ट्यूब. ओके, सो एनजी ट्यूब और राइल्स ट्यूब क्या है? द इंसर्शन ऑफ अ ट्यूब थ्रू नोज इनटू द स्टमक. ओके, इंसर्शन ऑफ अ ट्यूब थ्रू द नोज इनटू द स्टमक. नाउ उसका पर्पस क्या है? What are the main purpose of nasogastric tube? सबसे पहला जो है that is tube feeding. So tube feeding का दूसरी नाम gastric gavage है. Okay. And second one is gastric suctioning और irrigation. इसको gastric lavage बोलते हैं. So please don't get confused. Confuse कराने के लिए एग्जाम में आते हैं. gastric gavage का मतलब है tube feeding. जब पेशेंट को हम लोग फीडिंग देते हैं उसको बोलते हैं गैवेज, गैस्ट्रिक गैवेज, ट्यूब फीडिंग. और अगर सक्शनिंग करते हैं या इरिगेट करते हैं ना, व्हाइल सक्शनिंग और इरिगेटिंग, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लावेज. ठीक है, खिलाना को गैवेज बोलते हैं, अगर कुछ सक्शन कर रहे और इरिगेट कर रहे उसको लावेज बोलते हैं. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. नेक्स्ट आते हैं प्रोसीजर. ओके, एनजी ट्यूब का प्रोसीजर. तो जब हम लोग पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं ना, उसका जो पोजीशन है वो होता है हाई फाउलर्स पोजीशन. प्लीज रिमेंबर, हाई फाउलर्स पोजीशन देते हैं पेशेंट को. उसके साथ उसका जो हेड है ना वो फॉरवर्डेड रहता है, हेड आगे तरफ रहता है. सो हेड हाई फाउलर्स पोजीशन विथ हेड फॉरवर्डेड. ओके, सो ये पोजीशन देते हैं हम लोग एनजी ट्यूब इंसर्ट करने के टाइम में. उसके बाद जो एनजी ट्यूब कितना तक, लाइक हाउ, व्हाट इज द लेंथ कि हम लोग इंसर्ट करना चाहिए, बिकॉज इट हैज टू रीच अप टू द स्टमक. नो, सो इजीली कैसे लाइक नो हम लोग मेजर कर सकते हैं. सो मेजर द ट्यूब फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज. नोज का टिप से लेके ईयर लोब तक, ईयर लोब से लेके ज़िफोइड प्रोसेस तक जितना लेंथ होता है ना उतना लेंथ होता है स्टमक तक. द वेरी इजी मेथड. सो मेजरमेंट कैसे करते हैं? फ्रॉम टिप ऑफ द नोज टू द ईयर लोब एंड ईयर लोब टू द ज़िफोइड प्रोसेस और ज़िफोइड स्टार्नम. जितना लेंथ होता है उतना लेंथ है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करने का. ओके, उसके बाद जो ट्यूब है ना उसको वाटर सॉल्यूबल जेली के साथ लुब्रिकेट करना है बिकॉज ऑफ इजी इंसर्शन. ओके, सो लुब्रिकेट कितना करना है? 3 to 5 इंच तक. ओके, 3 से 5 इंच तक वाटर सॉल्यूबल जेली से लुब्रिकेट करना है. ऑयल सॉल्यूबल जेली भी है, लेकिन हम लोग ऑयल सॉल्यूबल जेली से लुब्रिकेट नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इट मे कॉज
the chemical pneumonia. Okay, so it may cause the chemical pneumonia. So because of that, we have to use the water soluble jelly to lubricate the tube up to 3 to 5 inch. Okay, उसके बाद preferably we need to insert into the left nostril. Okay, so preferable in left nostril, but ऐसा नहीं है कि right nostril में नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं हम लोग. Okay, but preferable in the left nostril. Then if the client show any kind of respiratory distress, there is a typing mistake. If the client show नहीं है, show, SHOW, show. So अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस दिखाई देते, इफ द पेशेंट इज शोइंग द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्या हो सकते हैं? पेशेंट चॉकिंग हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ पेशेंट को चॉकिंग हो रहा है, पेशेंट को कफिंग हो रहा है. ओके, तब क्या करना है? निकल देना है, पुल बैक एंड वेट. सीवियर चॉकिंग हो रहा है, पेशेंट बहुत कफ कर रहा है, तब ये निकाल देना, निकाल के थोड़ी देर के लिए वेट करना. ओके, देन उसके बाद आपने इंसर्ट किया है, जितना मेजरमेंट किया था फ्रॉम टिप ऑफ द नोज टू द ईयर लोब एंड ईयर लोब टू द ज़िफियोस्टार्नम, उतना आपने इंसर्ट कर दिया. अभी कैसे आप पता करोगे कि ये स्टमक तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? सो पहला तो क्या है, आप एक्सरे कर सकते हो. ओके, एक्सरे कर सकते हो. सो एक्सरे से तो दिखाई देगा ट्यूब कहाँ पे है. देन एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट. ठीक है, एस्पिरेट करने से क्या, इफ इट इज इन द स्टमक तो गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर निकल के आएगा. ठीक है, एंड उसका पीएच आप चेक कर सकते हो. सो आइडियली गैस्ट्रिक कंटेंट का जो पीएच है ना, याद रखना वो लेस देन 4 है. ओके, सो प्लीज रिमेंबर गैस्ट्रिक कंटेंट का जो पीएच है वो लेस देन 4 है. आप चेक कर सकते हो गैस्ट्रिक कंटेंट. और आप क्या कर सकते हो, जो ट्यूब है ना, वो एक वाटर, जो बॉल ऑफ वाटर, उसमें आप रख सकते हो. ठीक है, रखने से अगर उसमें बबल आ रहा है, बबल आने से इट इज शोइंग, ये क्या पता चलता है? रॉन्ग प्लेसमेंट हुआ है, ये स्टमक तक नहीं गया है. बिकॉज स्टमक में ना हवा नहीं होता है, बबल नहीं आएगा. इफ इट इज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक तो ही वहां पे हवा रहता है, वहां से बबल आएगा. ओके, सो ट्यूब को अगर आपने पानी में, बोल ऑफ वाटर में अगर आपने रखा है, बट वहां पे कोई भी बबल नहीं आया है, देन इट इज इन द स्टमक. बट बबल आया है, इट मींस इट इज हैविंग ए रॉन्ग प्लेसमेंट. तो कि देन क्या करना है, पेशेंट को बोलना है डीप ब्रेथ करो एंड जब आप बाहर लाइक नो, जब उसको ट्यूब को, एनजी ट्यूब को एक्सट्यूबेट करोगे, आप निकालोगे एनजी ट्यूब को. एनजी ट्यूब को निकालने के टाइम में आपको क्या करना है, पेशेंट को बोलना है डीप ब्रेथ एंड होल्ड. ओके, डीप ब्रेथ लेके होल्ड करना है एंड 3 से 6 सेकंड के अंदर उसको रिमूव कर देना है. ओके, you have to pull the tube and within 3 to 6 seconds you have to remove it. Okay, so this is about the procedure, please remember. Next, what are the types of NG tube? शायद दिखाई दे रहा होगा आपको पिक्चर में. The first one है लेवाइन ट्यूब. ओके, लेवाइन ट्यूब जो है ये सिंगल ल्यूमन ट्यूब है. देखो यहाँ पे एक सिंगल ल्यूमन है. ओके, एक सिंगल ल्यूमन है. ये सिंगल ल्यूमन ट्यूब है मेनली फॉर ट्यूब फीडिंग एंड सक्शनिंग. पेशेंट को फीडिंग करवाने के लिए या सक्शनिंग करने के लिए ये लेवाइन ट्यूब यूज होता है. सेकेंड वन इज सलेम सम्प. ओके, सलेम सम्प क्या है, ये डबल ल्यूमन ट्यूब है. यहाँ पे देखो आप, डबल ल्यूमन है, एक ब्लू कलर एक व्हाइट कलर का ल्यूमन है. सो डबल ल्यूमन ट्यूब है. सो डबल ल्यूमन ट्यूब इट कंसिस्ट ऑफ एयर वेंट, ओके, एंड द सक्शनिंग पोर्ट. इसमें एक एयर वेंट रहता है जिससे हम लोग एयर इंसर्ट कर सकते हैं एंड देयर इज ए सक्शनिंग पोर्ट जिससे हम लोग सक्शन भी कर सकता है. ओके, देन नेक्स्ट इज इंटेस्टिनल ट्यूब. ठीक है, so intestinal tube mainly the first one is Cantor tube. So Cantor tube, it is a single lumen tube and this tube it is used in intestinal decompression. Okay, so Cantor tube, it is a single lumen tube which is used in intestinal decompression. Next one is Harris tube. अब देखो, okay, Harris tube. So Harris tube is also a single lumen tube which is used in intestinal decompression. Now, the third one is Miller-Abbott tube.
ठीक है। मिलर एबोट ट्यूब, इट इज अ डबल ल्यूमेन ट्यूब। यहाँ पे देखो, इट इज ए सॉरी, so it is a double lumen tube. See, double lumen tube, and one, it is to inflate the stomach balloon. Okay, it is inflate to the stomach balloon. यहाँ पे जो है stomach balloon को inflate करने के लिए, and the second one, no, to drain or to irrigate the small intestine. ठीक है। So Miller Abbott tube, it is a double lumen tube, and one lumen, no, it is used to inflate the stomach balloon, and second one, it is to drain or irrigate the small intestine. Then next one is esophageal gastric tube. Okay, esophageal gastric tube जो है, इसको Sangsteigen Blackmore tube भी बोला जाता है. Okay, one of the example of esophageal gastric tube, Sangsteigen Blackmore tube. शायद पिक्चर में आपको दिखाई दे भी रहा होगा. इट इज अ ट्रिपल ल्यूमेन ट्यूब. सी, 3 ल्यूमेन है इसमें. सो एक ल्यूमेन इट इज यूज्ड टू इन्फ्लेट द एसोफेजियल बैलून. ठीक है, एक ल्यूमेन एसोफेजियल बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए यूज होता है. ये जो लंबा वाला है ये एसोफेजियल बैलून है. सेकेंड वन जो है, इट इज टू इन्फ्लेट द स्टमक बैलून. ये जो गोल वाला है ना, ये स्टमक बैलून है. सो सेकेंड वन, इट इज टू इन्फ्लेट द स्टमक बैलून. एंड जो 3 नंबर वाला है ना, जो थर्ड ल्यूमेन है ना, थर्ड ल्यूमेन इट इज फॉर सक्शनिंग. ओके, जो 3 ल्यूमेन है. एंड दिस esophageal gastric tube, it is used in esophageal varices. Okay, patient, if the patient is suffering from esophageal varices, तो esophageal gastric tube और Sangsteigen Blackmore tube use होता है. Now next one, let us see the Labbage tube. Okay, so Labbage tube, it is a single lumen tube. Okay, single lumen tube, it is a Euler tube, and the second one is Leviquator tube. So Leviquator tube, it is a double lumen tube. So Labbage tube, it is used mainly for suctioning or for irrigation. इसमें कोई फीडिंग नहीं होता है. मेनली फॉर सक्शनिंग और इरिगेशन के लिए Labbage ट्यूब यूज होता है. एक है सिंगल ल्यूमेन ट्यूब, एक है डबल ल्यूमेन ट्यूब. अभी क्या चीज हम लोगों को याद रखना है, एनजी ट्यूब अगर इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो what is the thing you need to remember? So first one is always measure the residual volume before feeding. ठीक है, अगर पेशेंट को आपने एनजी ट्यूब इंसर्ट किया है फॉर फीडिंग, तो उस केस में फीडिंग करने से पहले आप पेशेंट का रेसिडुअल जो वॉल्यूम है वो मेजर करना है. रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम है जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड व्हिच इज रिमेनिंग इन द स्टमक, ठीक है, आफ्टर ए न्यूट्रिशनल फीडिंग, आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ न्यूट्रिशनल फीडिंग. आप क्या किया है, सपोज आपने फीडिंग दिए 2 घंटा पहले, 2 घंटा बाद आपको फिर से फीडिंग देना है, उससे पहले यू नीड टू मेजर द रेसिडुअल वॉल्यूम. दैट मीन्स स्टमक में कितना फ्लूइड रिमेनिंग है. फीडिंग मैंने 2 घंटा पहले दिए, 2 घंटा बाद उसका स्टमक में कितना फीडिंग अभी भी रिमेनिंग है, इसको बोलते हैं रेसिडुअल फीडिंग, रेसिडुअल वॉल्यूम, वो मेजर करना है. अगर ये 100 ml से ज्यादा है, ओके, 100 ml से ज्यादा अगर है तो फीडिंग को डिले करना है. ठीक है, तो फीडिंग को आपको डिले करना है. एंड अगेन रीइंस्टिल द एस्पिरेट वॉल्यूम. जितना आपने एस्पिरेट कर दिया था उसको आप अगेन रीइंस्टिल कर देना है. अदरवाइज इनटेक एंड आउटपुट में है ना आपका मेजरमेंट सही नहीं रहेगा. सपोज एट 2 o'clock यू हैव गिवन 100 ml ऑफ फ्लूइड, ओके, एनजी ट्यूब फीडिंग आपने 100 ml दिया है, देने के बाद you have written also in the intake 100 ml, बट 2 घंटा बाद आपने जब उसका मेजर किया है रेसिडुअल वॉल्यूम, यू हैव फाउंड आउट दैट 60 ml इट इज रिमेनिंग. 60 ml अगर रिमेनिंग है
ठीक है, 60 ml अगर रिमेनिंग है, 60 ml रिमेनिंग है, आपने वो मेजर करके देन फेंक दिया है, बट यू हैव रिटन 100 ml, सो 60 ml तो आपने फेंक दिया, यू हैव थ्रोन, सो 40 ml ओनली was there absorbed by the body, so intake output there will be the miscalculation, so again reinstill the aspirated volume. तो ये 3 पॉइंट आपको, आप जब भी एनजी ट्यूब फीडिंग करते हो तो आपको याद रखना है. सो ऑलवेज मेजर द रेसिडुअल वॉल्यूम बिफोर फीडिंग, देन इफ द वॉल्यूम इट इज more than 100 ml आपको डिले करना है फीडिंग, एंड अगेन reinstall the aspirate volume. Okay, so let us see the next topic, that is urinary catheterization. Okay, so urinary catheterization, ये आप पिक्चर देख के शायद आपको पता भी चल गया होगा. urinary, it is related with the urinary system of our body, and catheterization इसमें क्या करते हैं, insertion of a catheter into the bladder. Okay, insertion of a catheter into the bladder through urethra. So okay, through the urethra हम लोग कैथेटर इंसर्ट करते, कहाँ पे इंसर्ट करते, ब्लैडर में इंसर्ट करते फॉर वेरियस पर्पस. सो यहाँ पे देखो, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, दिस इज अ फीमेल कैथेटराइजेशन एंड दिस इज द male catheterization, and both the catheterization, the catheter it went or reached up to the bladder. For female के लिए भी bladder तक, and male के लिए भी bladder तक. मतलब ideally insertion of a catheter into a bladder through the urethra for various purpose. Now purpose क्या क्या है कैथेटराइजेशन के? पहला है टू ड्रेन द यूरिन. जो यूरिन है अगर पेशेंट पास नहीं कर पा रहा है, उसको ड्रेन करने के लिए हम लोग कैथेटर यूज करते हैं. ब्लैडर इरिगेशन करने के लिए कैथेटर यूज करते हैं. पेशेंट का यूरिन सैंपल कलेक्ट करने के लिए भी हम लोग यूरिनरी कैथेटराइजेशन करते हैं. एंड आफ्टर द सर्जरी, पेशेंट अगर मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, पेशेंट इमोबाइल है, बेड रिडन है, उस केस में भी हम लोग कैथेटराइजेशन करते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैथेटर. सो फर्स्ट वन जो बहुत कॉमन है, आप सब लोगों ने देखा है, पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, दिस इज द इंडवेलिंग कैथेटर और रिटेंशन कैथेटर. ओके, कॉमन है जो. एग्जांपल फॉलिस कैथेटर. सो फॉलिस कैथेटर डबल ल्यूमेन का भी होता है, सिंगल ल्यूमेन का भी होता है. जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, सो दैट इज द डबल ल्यूमेन वन. ओके, सो दिस कैथेटर इट इज केप्ट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन ब्लैडर. ठीक है, एक टाइम तक. ठीक है, वी कैन कीप इट फॉर ए पर्टिकुलर टाइम. लंबा टाइम तक हम लोग इनड्वेलिंग कैथेटर रख सकते हैं, रिटेंशन कैथेटर रख सकते हैं. एग्जांपल है फॉलिस कैथेटर. हम लोग आगे जाके देखेंगे रिटेंशन टाइम कितना है, कितना दिन तक हम लोग कैथेटर को रख सकते हैं इन द ब्लैडर. सो दैट आल्सो विल सी इन द अपकमिंग स्लाइड्स. देन सेकंड इज द स्ट्रेट कैथेटर. ओके, शायद सब लोगों ने देखा होगा, लेबर रूम में तो बहुत कॉमनली यूज होता है ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, straight catheter. So this catheter is used for a very short period of time. Example K90, इसको K90 बोलते हैं. ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यूज होता है. पेशेंट को यूरिन पास करवा के, लाइक ड्यूरिंग द डिलीवरी लेबर प्रोसेस है, मदर आपने फिल किया है, लाइक यू हैव चेक दैट मदर्स ब्लैडर इज फुल बट मदर इज इन फुल लेबर, तो हम लोग ये कैथेटर यूज करते हैं. जस्ट यू इंसर्ट इट, लेट द यूरिन कम आउट एंड टेक इट आउट, टेक द कैथेटर. सो इसको स्ट्रेट कैथेटर बोलते हैं, and it is used for a very short period of time. Then third one is suprapubic catheter. Shared picture you can see in the picture. So the catheter it is inserted into the bladder directly through the incision made on the anterior abdominal bulb. Okay, example है Melicut and Pacer और the mushroom catheter. उसमें क्या करते हैं, आप anterior abdominal wall और anterior abdominal bulb में एक incision होता है, and through the incision the catheter it is directly inserted into the bladder. Okay, so this is known as the suprapubic catheter. Now the fourth one is ureteric catheter. ये catheter है ना, little it is different from the other different types of catheter what we have seen till now, that is indwelling, retention, then straight and suprapubic catheter. से ये थोड़ा सा अलग है, उसका shape भी थोड़ा सा अलग है. उसमें क्या है, a catheter it is passed into the renal pelvis. Okay, directly the catheter passed into the renal pelvis with the help of a cystoscope. ओके, सो ये कैथेटर जो यूरेटेरिक कैथेटर है ना, सो दिस यूरेटेरिक कैथेटर इट इज आल्सो नोन एज द कॉट कैथेटर और व्हिच इज हैविंग अ कर्व टिप. यहाँ पे शायद आप विजिबल भी है, देखो द टिप इज वेरी कार्व्ड. ओके, सो दिस कॉट कैथेटर इट इज यूज्ड इन केस ऑफ एनलार्ज प्रोस्टेट. अगर प्रोस्टेट एनलार्ज है
जहाँ पे हम लोग नॉर्मल कैथेटर इंसर्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज प्रेसिंग इनटू द यूरेथ्रा. So उस केस में this pointed tip it is useful to reach the catheter to send the catheter up to the bladder easily, जिसको बोलते हैं यूरेटरी कैथेटर. नेक्स्ट इज द रिटेंशन टाइम. सो कितना टाइम तक हम लोग कैथेटर ब्लैडर में रख सकते हैं. ओके, इट डिपेंड्स अपन द टाइप ऑफ कैथेटर व्हिच इज मेड अप ऑफ. से किससे बना हुआ होता है कैथेटर, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग रिटेंशन टाइम मतलब लाइक हाउ मेनी डेज वी कैन कीप द कैथेटर इनटू द bladder. So first is the plastic catheter. So plastic catheter ideally we can keep into the urinary bladder for 1 week. If the catheter is made up of rubber or celestic or latex, so in that case catheter can be kept 2 to 3 weeks. And if it is made up of PVC catheter, okay, PVC means polyvinyl chlorine catheter, it can be kept for 4 to 6 weeks. And in case of it is made up of silicone, it can be kept for 2 to 3 months. So silicone catheter सबसे ज्यादा दिन हम लोग रख सकते हैं in the urinary bladder for 2 to 3 months. Now coming to the procedure, कैसे कैथेटर इंसर्ट किया जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to maintain a very strict sterile tracking technique. What is the position? कौन सा पोजिशन हम लोग देते हैं पेशेंट को. मेल फीमेल के लिए अलग है. मेल के लिए देते हैं सुपाइन पोजिशन. प्लीज रिमेंबर फॉर द मेल द सुपाइन पोजिशन इज गिवन टू इंसर्ट द कैथेटर, whereas the leg should be slightly abducted. Okay, leg should be slightly abducted and the penis it has to pull upward and forward at 90-degree angle. And in case of female, the position will be the dorsal recumbent position. I hope so all of you can remember the how the dorsal recumbent position is, since we have explained in the last class. And after giving the position you have to clean the genital. So कैसे genital को clean करना है, that is also for male and female the procedure is different. For male, clean the penis in circular motion center to outward. Okay, center से first center has to be clean, center से outward तक in the circular motion penis को clean करना है. But for the female, clean from the front. Okay, front से back तक clean करना है above the urethral opening. Now कितना insert करना है. So insert करने के लिए for the male, okay, since उन लोगों का urethra का size भी long है, okay, male urethra. So in that case for the male 7 to 9 inch catheter we have to insert, that is 17 to 22.5 centimeter. And for female it is 3 inch, that means 7.5 centimeter. अभी lubricate करना है. लुब्रिकेट वाटर सोल्यूबल जेली से ही आपको करना है, ज़ाइलोकेन जेली से कर सकते हो आप. मेल के लिए 6 to for male the lubrication to be done 6 to 7 inch. Okay, I'm sorry there is a typing mistake. 6 to 7 inch. 9 will not be there, so 6 to 7 inch. And for the female that is 1 to 2 inch. And after insertion you can use the sterile water. Obviously you have to use the sterile water only to inflate the balloon. So balloon अगर inflate नहीं करोगे कैथेटर निकल के बाहर आ जाएगा. कैथेटर को प्रॉपर पोजीशन में रखने के लिए आपको बैलून इन्फ्लेट करना ही है, बट बैलून आपको स्टेराइल वाटर से ही इन्फ्लेट करना है. गलती से भी स्टेराइल क्रिस्टलाइज्ड सलाइन वाटर यूज नहीं करना है, बिकॉज सलाइन क्या है उसमें सॉल्ट रहता है, नॉर्मल सलाइन. ठीक है, सो नॉर्मल सलाइन अगर बहुत लंबा टाइम तक वहां पे रह गया तो जो सॉल्ट है ना वो क्रिस्टलाइज हो जाता है. एंड क्रिस्टलाइज होने के बाद आप जब उसको निकालने का कैथेटर को रिमूव करोगे, कैथेटर को डिफ्लेट करने के टाइम में आप जब नॉर्मल सलाइन को बाहर निकाल के लाओगे वो डिफ्लेशन कंप्लीटली नहीं होता है. ओके, सो इन दैट केस यूज द स्टेराइल वाटर टू इन्फ्लेट द बैलून, बिकॉज the saline it will crystallize and it will result into the incomplete deflation. Now what is the catheter size? For adult male it is 16 to 18 French. For adult female it is 14 to 16 French. And for child it is 8 to 10 French, and for infant that is 5 to 10 French. And after insertion of the catheter has to be anchored with a plaster in the inner upper thigh. Okay.
I hope all of you are clear about the catheterization and so the next topic we'll see in the next class.